नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स को लेकर के। और जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर रहने वाला है, जहां पर हम आपके बिजनेस एनालिटिक्स की यूनिट 5 दैट इज द प्रेडिक्टिव एंड द टेक्सुअल एनालिटिक्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जो आप सभी को जान लेना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर के स्टूडेंट है, एसवाइएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरी बात ये, आप लोग हमारा ये वन शॉट वीडियो देख रहे हैं अंडर द टाइटल इस बार 9 सीजीपीए पार। ये एक ऐसा सीरीज होता है जहां पर मैं आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के यूनिट वाइज वो टॉपिक्स डिस्कस करवाता हूं जिनके आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। इसका मतलब जितने भी टॉपिक स्किप हो सकते थे वो मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, और यहाँ पर एक एक टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात समझिएगा, इस पर्टिकुलर यूनिट का टाइटल समझिए। पहले टाइटल क्या है, यहाँ पे आपको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को पढ़ना है, अलोंग विद आपको टेक्सुअल एनालिटिक्स को पढ़ना है। तो मैंने क्या किया है, आप सभी को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए इस यूनिट को मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले पार्ट के अंदर हम आपके प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के डिस्कशन कर लेंगे। फिर इसके बाद मैं सेकंड पार्ट अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा जहां पर हम आपके टेक्सुअल एनालिटिक्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये बुनियादी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे और सीधा वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा पहला टॉपिक यही रहेगा, दैट इज द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। अब समझिए प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का क्या मीनिंग होता है, अर्थ क्या होता है, मायना क्या होता है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब होता है, देखिए एनालिटिक्स का मतलब डाटा का इस्तेमाल करके आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन उसके अंदर से ड्राइव करना है, और उस यूजफुल इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। यानी कि प्रेडिक्शन का मतलब होता है आपके फ्यूचर के अंदर क्या क्या आउटकम पॉसिबल है उसको फोरकास्ट करना, उसको प्रेडिक्ट करना। ये क्या कहलाता है, ये आपका प्रेडिक्शन कहलाता है। यानी कि आपने डेटा का इस्तेमाल करके फ्यूचर के अंदर जो भी प्रेडिक्टेड आउटकम्स पॉसिबल हैं उनको प्रेडिक्ट किया, ये क्या कहलाएगा, ये आपका प्रेडिक्टेड एनालिटिक्स कहलाएगा या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कहलाएगा। सिंपल शब्दों में समझिए, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स वो मेथड है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग फ्यूचर आउटकम्स को प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन ये जो फ्यूचर आउटकम्स को आप लोग प्रेडिक्ट करते हैं ना, ये बेस्ड होते हैं आपके पास जो डेटा अवेलेबल है पास्ट के अंदर। ठीक है, आपके पास जो भी स्टैटिस्टिक अवेलेबल है, आप पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं, आप ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। इन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं, आप लोग प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर की आउटकम्स को कि भाई साहब इन पैटर्न्स को एनालिसिस करने के बाद, इन ट्रेंड्स को एनालिसिस करने के बाद और पास्ट के डेटा को एनालिसिस करने के बाद इस बार पॉसिबली हमारे फ्यूचर के अंदर ये प्रेडिक्शन पॉसिबल है, ये आउटकम पॉसिबल है। तो इसी को आप लोग क्या कहते हो, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कहते हो। देखिए यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स वो मेथड होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोग फ्यूचर के आउटकम्स को प्रेडिक्ट करते हो। लेकिन ये जो आउटकम्स हैं ये आपके पास्ट डेटा के बेस पे, स्टैटिस्टिक के बेस पे, ट्रेंड्स के बेस पे और पैटर्न के बेस पे आप लोग प्रेडिक्ट करते हैं। समझ में आया? तो ये आपका बहुत बेसिक ऐसा नियम है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। अब किसी भी बिजनेस की अगर आप लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी भूमिका होती है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर अगर आपको मिल जाता है तभी आप लोग एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिजनेस आंसर्स की बात करते हैं तो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको केवल और केवल प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से मिलता है। जैसे आपको पहला सवाल क्या है, व्हाट मे हैपन
नेक्स्ट एग्जैक्टली आगे क्या होगा, इस चीज का प्रेडिक्शन आप लोग कर सकते हैं। विल सेल इंक्रीज और डिक्रीज, आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, पॉसिबिलिटी क्या है, या तो डिक्रीज होगी। एंड विच कस्टमर आर लाइकली टू बाय द प्रोडक्ट, कौन से कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कौन से कस्टमर है जो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं। एंड विच कस्टमर में स्टॉप यूजिंग द सर्विस, और कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो हमारी सर्विस को एक तरीके से रेंडर करने में स्टॉप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल है जो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग में, अगर आपको इनके जवाब मिल जाते हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाता है। और इन तमाम सवालों के जवाब आपको कहां से मिलते हैं सर, आपकी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स आई होप कि क्लियर रहा होगा। फ्यूचर के आउटकम्स को प्रेडिक्ट करना बाय यूजिंग द पास्ट डेटा, ट्रेंड्स एंड द पैटर्न एंड द स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर हम लोग बुनियादी तौर पे दो काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका रहेगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, दूसरा रहेगा सिंपल मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो ये आप सभी ने प्रैक्टिकल जब मैंने करवाया था तो मैंने बताया था एक्सेल के अंदर आप लोग लीनियर रिग्रेशन मॉडल को कैसे रन करते हैं, वहां पे हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन भी देखा था, कुछ वैसा वैसा उसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है, एक आपका सिंपल मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल होता है। दोनों के बीच में बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है, इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से ये बिजनेस को बूस्ट करते हैं, किस तरीके से ये आपकी फ्यूचर आउटकम्स को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं, ये कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको आज के लेक्चर के अंदर पढ़नी है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ध्यान दीजिएगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं तो ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा, वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर आप लोग उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं किसी स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करके, तो वो आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है। लीनियर का मतलब ही यही होता है, आपके पास वेरिएबल भी एक रहेगा, या आप कह दीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल और एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों की संख्या कितनी रहेगी सर, एक एक रहेगी। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास एक वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मैंने पहले भी बताया था, आपका जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, माने y x के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप लोग मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सेल्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज इक्वल टू द सेल्स, x इज इक्वल टू द एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे जैसे आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी ना, लोग कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के बेस पे आपका क्या बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है। इसका मतलब सेल्स इज डिपेंडेंट अपॉन द एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब सेल्स क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y है, और आपका एडवर्टाइजमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो आपके डिपेंड नहीं करते हैं, जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो डिपेंड करते हैं वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं, जिनको आप लोग यहाँ पर y से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं, एक स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप लोग कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ए वन वेरिएबल अफेक्ट द अनदर। जैसे कि मैंने बताया ना, एक वेरिएबल दूसरे को किस तरीके से इंपैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। ये कहां से पता चलेगा सर, इस स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करके आप लोग पता कर सकते हैं, और इसके लिए आपको प्रेडिक्ट कर सकते हो आप लोग फ्यूचर की वैल्यू। स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका रिग्रेशन इक्वेशन होता है। अब ये सेम रिग्रेशन इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप लोग एसएल के स्टूडेंट है तो आपकी किताब के अंदर आपको अल्फा और बीटा की टर्म में आंसर मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया था, तो मैंने प्रैक्टिकल के अंदर सेम इक्वेशन आपको पढ़ाया था, y इज इक्वल टू द a प्लस में bx। तो हम लोग इसी को पढ़ करके चलेंगे। एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग अल्फा बीटा की टर्म में भी लिख सकते हैं, और एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे a और b और x और y की टर्म में भी लिख सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो ये आपका क्या रहेगा, रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन रहेगा, जहां पर आप लोगों ने पढ़ा x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है सर, इक्वेशन आपकी है y इज इक्वल टू द
ए प्लस में बी एक्स, ठीक है। अब सवाल ये आता है सर वाई इज इक्वल टू द ए प्लस में बी एक्स है, तो दो चीजें तो आपने बता दी, वाई का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आपका वाई इंटरसेप्ट, क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। और अगर आप लोग बी की बात करते हैं तो बी वैसे तो स्लोप होता है, लेकिन इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। और जब भी आप लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं ना, तो यहां से भी अक्सर एक छोटा सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाता है। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो आपका मॉडल है उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी जर्नल इक्वेशन क्या होती है, इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है, ताकि आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस को अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर टैकल कर सके और बेटर आंसर प्रेजेंटेशन कर सके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं वेरिएबल टाइप्स की और मीनिंग की, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तक तो मैंने बोल करके बताया था, एग्जाम के अंदर आपको लिख के भी आना सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल दैट कॉज द चेंज, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वजह से चेंज आता है, जिसके अंदर चेंज आता है ना, जो अफेक्ट होता है वो क्या होता है सर, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। समझ आया? जैसे मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेल्स इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपको लिख के आना है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी बात यहाँ पे क्या रहने वाली है सर, सबसे जरूरी बात है गोल ऑफ द लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का गोल क्या होता है सर, आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन द वेरिएबल्स। मैंने बताया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, और आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, जो आपके आउटकम्स हैं उनको प्रेडिक्ट करना है। ये मेन आपका एम होता है किसका सर, आपके लीनियर रिग्रेशन का। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल की बात करते हैं, इफ एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस हाउ मच विल बी सेल्स इंक्रीज। जैसे अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा सेल कितना बढ़ेगा, तो इस चीज का अंदाजा आप लोग कैसे लगाते हैं, इस चीज का प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, सिंपली आप लोग किसकी हेल्प ले सकते हैं सर, आपके लीनियर रिग्रेशन मॉडल की आप लोग यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। समझ में आया? आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा कि सर ये जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है इसका मीनिंग क्या होता है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, कॉन्फिडेंस एंड द प्रेडिक्शन इंटरवल। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैंने क्या बताया कि आपने पास्ट के डेटा को एनालिसिस किया, स्टैटिस्टिक को एनालिसिस किया, आपने ट्रेंड्स को और पैटर्न को समझा, अब उसके बिहा पे आपने एक प्रेडिक्शन किया। अब प्रेडिक्शन जब आप लोग करते हैं तो जो आप लोग आंसर देते हैं, जो आप लोग एक प्रेडिक्टेड नंबर देते हैं, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो प्रेडिक्टेड नंबर सही हो सकता है वो प्रेडिक्टेड नंबर गलत हो। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक नंबर देंगे तो यहाँ पे गलत हो गया तो पूरा हमारा लोचा हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए ना हम लोग यहाँ पे एक रेंज लेके चलते हैं सर, क्या लेके चलते हैं, एक रेंज लेके चलते हैं कि इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं हमारा आंसर फॉल करेगा। तो यहाँ पे जो आपके आंसर के सही होने की प्रोडक्ट जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसको कहते हो आप लोग प्रेडिक्शन इंटरवल की। प्रेडिक्शन आप लोग एक नंबर पर ना करके आप लोग एक रेंज के अंदर करते हैं, इंटरवल के अंदर करते हैं, वो प्रेडिक्शन इंटरवल क्या कहलाता है, सॉरी वो आपका जो रेंज है वो क्या कहलाता है, वो प्रेडिक्शन इंटरवल कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा, अब वो प्रेडिक्शन कितना सही होगा, इस चीज का कॉन्फिडेंशियल लेवल, ठीक है, इस चीज का कॉन्फिडेंस क्या बताएगा कि हमारा आंसर कितना सही है, कितना नियरली क्लोज टू राइट है, इससे रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा बढ़ता है। यानी कि आप लोग ध्यान से समझिएगा इसका क्या मतलब है, अच्छे से कैसे लिखना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ, जब भी आप लोग बिजनेसेस की बात करते हैं तो प्रेडिक्शन यूजिंग द स्टैटिस्टिक और द रिग्रेशन मॉडल, द प्रेडिक्टेड वैल्यू मे नॉट ऑलवेज बी एग्जैक्टली करेक्ट। मैंने बताया ना, जो आपने प्रेडिक्टेड वैल्यू किया है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, हमेशा सही रहे ये जरूरी नहीं है। देयरफॉर इंस्टेड द गिविंग द वन वैल्यू स्टैटिस्टिक प्रोवाइड ए रेंज ऑफ द वैल्यू, ठीक है ना। एक वैल्यू देने की बजाय स्टैटिस्टिक आपको क्या करती है, एक रेंज प्रोवाइड करती है। अब ये रेंज क्या है, विद इन विच द एक्चुअल रिजल्ट इज लाइकली टू फॉल, ठीक है ना। उस रेंज के अंदर आपका एक्चुअल जो रिजल्ट है वो फॉल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेंज है इनको आप लोग दो तरीके से कहते हैं, एक आपको कॉन्फिडेंशियल इंटरवल बोला जाता है, एक प्रेडिक्शन इंटरवल, ठीक है। एक आपका कॉन्फिडेंशियल इंटरवल या कॉन्फिडेंशियल लेवल आप लोग बोल सकते हैं, दूसरा क्या होता है, प्रेडिक्शन इंटरवल होता है। और बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर फोरकास्टिंग करने के लिए दोनों ही अपना अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी रोल प्ले करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे एक एक एग्जैक्ट नंबर देने की बजाय रेंज मिलेगा, और उस रेंज के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो सही रहे, कितना आंसर नियरली क्लोज टू राइट है, उसका एक प्रेडिक्शन आपको करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी हो जाती है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे आपका सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले, कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ने वाले हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल को शॉर्ट में आप लोग सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो आपका ये है आपका रेंज ऑफ वैल्यू होता है दैट इज लाइकली टू कंटेन द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर सच एज मीन, ठीक है ना। ये आपका एक ऐसा रेंज ऑफ वैल्यू होता है जो कंटेन करके चलता है, क्या कंटेन करके चलता है, ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। जैसे आप लोग मीन की बात कर लीजिए, सिंपल शब्दों में समझिए इसका मीनिंग क्या होता है। सर सिंपल शब्दों में इसका मीनिंग है कॉन्फिडेंशियल इंटरवल की अगर आप लोग बात करते हैं तो हमें बताता है हाउ कॉन्फिडेंट वी आर दैट द ट्रू वैल्यू इज लाई विद इन ए सर्टेन रेंज। समझ में आया ना, हमें इस चीज का कितना कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो वैल्यू है वो इस सर्टेन रेंज के अंदर लाई करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल ही क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाता है। समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक सवाल आना लाजमी है कि हम लोग कॉन्फिडेंस का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमने जो एस्टिमेट लगाया है ना उसके अंदर रिलायबिलिटी बनी रहे, ठीक है ना, उसके अंदर इंटीग्रिटी बना रहे, इसके लिए आप लोग ये करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मान लीजिए आपने क्या कहा, हमें 95% कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंशियल इंटरवल 95% है, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, इफ द सर्वे इज रिपीटेड मैनी टाइम अबाउट द 95 ऑफ द इंटरवल विल कंटेन द ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 95% क्या दिखाएगा, ट्रू वैल्यू को दिखाएगा। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल को आपको याद कर लेना है। सर अगर आपका यहाँ पे 99% कॉन्फिडेंशियल लेवल होता है ना तो ये आपका वेरी हाई कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। 95 का मतलब होता है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, 90% का मतलब होता है मॉडरेट कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो ये आपको तीनों वैल्यूज अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड, आप लोग डेफिनेटली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सबसे जरूरी बात है, अगर आप लोग कॉन्फिडेंशियल इंटरवल को कैलकुलेट करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप लोग इसको लिखते हैं एक्स बार से, एक्स बार इज इक्वल टू नहीं है, ये आपका प्लस और माइनस के साथ आएगा, ध्यान रखिएगा। सॉरी अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स बार इज इक्वल टू द, सॉरी अगेन अब मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, इक्वल टू नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस और माइनस आएगा, फिर आपका क्या रहेगा, z रहेगा, फिर आप लोग सिग्मा करेंगे, अंडर रूट 10 करेंगे, ठीक है। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है और आई होप कि आपको स्क्रीन पे विजिबल भी होगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसका है, सर कॉन्फिडेंशियल इंटरवल का, ठीक है। अब कॉन्फिडेंशियल इंटरवल के अंदर सबसे पहले आपका x बार आता है, ये आपका x बार है, ठीक है, ये क्या है आपका x बार है। x बार का मतलब होता है ये मीन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे z है वो आपकी z वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो सिग्मा है ना, ये वाला सिग्मा, ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आप सभी ने पढ़ा होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। n है वो आपके नंबर ऑफ सैंपल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अलोंग विद जो आपका प्रेडिक्शन इंटरवल है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो प्रेडिक्शन इंटरवल के अंदर फॉर्मूला होता है y हैट प्लस माइनस t मल्टीप्लाई में आपका स्टैंडर्ड ईपी प्रेडिक्टेड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y हैट का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्टेड वैल्यू होता है, ठीक है ना, t का मतलब होता है t वैल्यू है, और se प्रेडिक्टेड यानी कि जो आपका प्रेडिक्शन स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है, ये आपका वो वैल्यू रहेगा, ठीक है। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको एज इट इज लर्न करना है और एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है तो आपको एज इट इज चिपका देना, ठीक है। अब बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वी आर नॉट इन द रेगुलर क्लासेस। हम लोग अपने एंड मोमेंट पे किस तरीके से कम पढ़ करके टू द पॉइंट पढ़ करके अच्छे मार्क्स लेके आए जा सकते हैं, इस प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रख के अपने वन शॉट लेक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा और ये आपको पता चल गया होगा कि सर ये आपका कॉन्फिडेंशियल जो आपका इंटरवल है उसको कैसे कैलकुलेट करना है और प्रेडिक्शन इंटरवल को कैसे कैलकुलेट करना, ठीक है। अगर आप लोग इतनी बात समझ गए तो यहां पर आकर के भाइयों और बहनों आपका कंप्लीट हो जाता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। अब ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आर के अंदर कैसे चलाना है इसका कोई जिक्र आपको थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, अकॉर्डिंग टू मी एंड माय वैल्यूएशन दिस इज मोर देन इनफ, ये आपका मोर देन इनफ रहने वाला है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। बाकी यहां तक आपको सेशन कैसा लगा यार, कमेंट किया करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ पहली दफा चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही अपकमिंग अमेजिंग वीडियोज आप सभी को समय रहते मिल सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये जो आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल था वो मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूंगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
पढ़ेंगे। आगे बढ़ करके अब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को पढ़ेंगे। अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर क्या होता है, एक वेरिएबल यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो दो या दो से ज्यादा होंगे। आपका इंडिपेंडेंट जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होंगे, दो से ज्यादा होंगे। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, आप लोग कहेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द वन डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई कितना रहेगा, एक रहेगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है सर, एक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक से ज्यादा है। समझ में आए, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है सर, आपका एक है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा, वाई आपके मल्टीपल मिलेंगे, और डिपेंडेंट सॉरी आपको एक्स मल्टीपल मिलेंगे और वाई आपको एक ही मिलेगा। ये क्या कहलाएगा, ये आपका बेसिकली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहलाएगा। इस टेक्निक का इस्तेमाल अगर आप लोग करते हैं, सिंपल शब्दों में मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल प्रेडिक्ट करता है वन आउटकम यूजिंग द सर्वल फैक्टर टुगेदर, ठीक है ना, बहुत सारे फैक्टर को एक साथ इकट्ठा करके यहाँ पे ये क्या करता है, ये आपकी वन आउटकम को प्रेडिक्ट करता है, और यही क्या कहलाता है, ये आपका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आगे, अगर आप लोग यहाँ पे इसको मल्टीपल क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या कहते हैं सर, ये क्या है आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर इक्वेशन क्या पढ़ा था, आप आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू द, जस्ट ए मिनट, आपने क्या पढ़ा था, y इज इक्वल टू द, आपका क्या था, a प्लस में बी एक्स था, ठीक है, यही तो था आपका क्या था, a प्लस में बी एक्स, जस्ट ए मिनट, a प्लस में बी एक्स, ठीक है, यही तो आपने पढ़ा था। अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स आपके एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या रहेगा, y इज इक्वल टू द a प्लस में b1 x1 प्लस में b2 x2 प्लस में b3 x3 जितने भी हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा इन द केस ऑफ द मल्टीपल रिग्रेशन, जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वही सारी चीजें कि इनका मीनिंग क्या होता है ये आपको लिखना है। सर अगर आप लोग y की बात करते हैं तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, a आपका इंटरसेप्ट होता है, x1 x2 x3 क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, b1 b2 b3 क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ठीक है। तो दीज आर द वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, अच्छे से याद करना है, और अगर आप लोग इनको कर लेते हैं तो लाइफ जस्ट जिंगा लाला, बड़े प्यार से बड़े आराम से इन चीजों को आप लोग टैकल कर सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, कई बार एग्जामिनेशन के अंदर कहता है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल अगर आप लोग रन करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए कुछ सर्टेन अजम्पशंस होती हैं, कुछ चीजों को आपको मान करके चलना पड़ता है, ठीक है। क्या क्या चीजें मान करके चलनी पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले एक्यूरेट रिजल्ट के लिए मानना है कि आपके रिलेशनशिप लीनियर रहेगा, वेरिएबल शुड नॉट बी हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है, वेरिएबल एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेटेड नहीं रहेंगे, और आपका एरर है वो रैंडम रहेगा, डेटा शुड बी इंडिपेंडेंट, डेटा क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ये कुछ बुनियादी ऐसे अजम्पशन है जो आपको लेकर के चलने हैं, इन अजम्पशंस को लेकर के चलते हैं तो, और अगर आप लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को रन करते हैं तो यहाँ पे आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है सर, आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट करना। देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट बी होता है, ठीक है ना, दोनों ही केस में, एक में अगर आप लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो वहां पे आपको सिर्फ बी देखने को मिलेगा, मल्टीपल के अंदर b1 b2 b3 डिपेंड करता है कितने आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी का प्रेडिक्शन करना है कि बी भाई साहब बताता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं तो आर द न्यूमेरिकल वैल्यू इन रिग्रेशन इक्वेशन दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। दो चीजें बताएगा, एक तो डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप को बताएगा, एक ये बताएगा अमाउंट ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चेंज आया, समझ में आया। तो यहाँ पे दो चीजें आपको क्लियर हो सकती हैं अगर आप लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट को अच्छे से एनालाइज करना सीख जाते हैं। b इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है, b इज लेस देन 0 हो सकता है, b इज इक्वल टू द 0 हो सकता है, देयर इज 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर आपका b ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, b लेस देन 0 है तो क्या होगा, b इज इक्वल टू द 0 है, यानी कि आपका कोफिशिएंट जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट वो 0 है तो क्या होगा। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं, तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी होगा कि आपका, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं पॉजिटिव कोफिशिएंट माने b इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब तो x बढ़ेगा तो आपका y भी इंक्रीज होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपका एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, नेगेटिव का मतलब है x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, ठीक है।
समझ में आया? अगर आपकी बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब एक्स में इंक्रीमेंट आएगा तो वाई में भी इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। अगर आपका एक्स इज लेस, सॉरी आपका बी है वो लेस देन 0 है तो इसका मतलब एक्स के अंदर इंक्रीज होगा तो वाई के अंदर डिक्रीज होगा, ठीक है। इसको आप लोग नेगेटिव कोफिशिएंट बोलते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर, जीरो कोफिशिएंट। जीरो कोफिशिएंट का मतलब बी की वैल्यू अगर आपकी 0 आती है, नो रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द वेरिएबल, ये बताता है कि भाई साहब वेरिएबल के अंदर कोई रिलेशन, कोई संबंध एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आया? तो आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। आगे देखिए आपका एक ए भी होता है, इंटरसेप्ट आपको बताता है वैल्यू ऑफ 5 एंड द एक्स इज 0, एक्स को 0 कर लीजिए, y का वैल्यू कितना रहेगा, ये आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कहां से मिलती है, ये आपको यहाँ पे आपके a को देख के मिलती है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ बातें थी जिनको हमने आज की क्लास के अंदर देखा। मल्टीपल रिग्रेशन का क्या मीनिंग है, लीनियर रिग्रेशन का क्या मीनिंग है, उनके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इन तमाम मुद्दों पर मैंने आज की क्लास के अंदर आप सभी के साथ चर्चा किया। क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी 10 12 15 मिनट का क्लास और रहेगा, जहां पर हम लोग 2 टॉपिक और पढ़ेंगे जिसको आप लोग कहते हैं हेट्रोस्कैडेस्टिटी एंड द मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट 1 मिनट का 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए बढ़े आगे। तो 2 इंपॉर्टेंट शब्द है, एक आपका है, इसको होमो सैडियोसिटी भी बोलते हैं और हेट्रोसैडियोसिटी भी बोलते हैं। एक आपका मल्टी कोलिनियरिटी होता है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही चीजें, आप लोग दोनों ही चीजों की बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है रिग्रेशन एनालिसिस के टाइम पे। माने जब भी आप लोग रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो वहां पे 2 कॉमन आपको देखने को मिलती हैं, एक आपका हेट्रोसैडियोसिटी रहेगा, एक आपका मल्टी कोलिनियरिटी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अफेक्ट करती हैं एक्यूरेसी ऑफ द रिग्रेशन मॉडल को, रिलायबिलिटी ऑफ द प्रेडिक्शन को, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट को। समझ में आया? ये क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर इन प्रॉब्लम्स को समझना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग हेट्रोसैडिसिटी की बात करते हैं तो ये अक्यूर होती है व्हेन द वेरिएशन ऑफ एरर इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द डेटा, ठीक है। अगर आपके थ्रू आउट द डेटा के अंदर आपको वेरिएशन ऑफ एरर कांस्टेंट देखने को नहीं मिलता है ना, तो वहां पे आपको हेट्रोसैडियोसिटी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिंपल शब्द में आप लोग कह सकते हैं स्प्रेड ऑफ द एरर चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ द डेटा, ठीक है। आपका एरर है वो स्प्रेड हो रहा है आपके डिफरेंट लेवल ऑफ डेटा के ऊपर, इसको आप लोग क्या कहते हैं, हेट्रोसैडियोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग करती है अगर आप लोग होमोसैडियोसिटी की बात करते हैं तो एरर इवनली स्प्रेड रहेगा, अगर आप लोग हिट्रो की बात करते हैं तो एवर जो आपका एरर है वो स्प्रेड होगा वाइडर एंड नैरो अक्रॉस द डेटा, ठीक है। तो बेसिक है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। तो दोनों चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, इनको एक बार आप लोग जरूर गो थ्रो कीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका प्रॉब्लम कोज होता है बाय द हेट्रोसैडियोसिटी, इसकी वजह से ध्यान दीजिएगा, इट कैन रिड्यूस द एक्यूरेसी ऑफ द रिग्रेशन, इसकी वजह से रिग्रेशन का एक्यूरेसी रिड्यूस हो सकता है। इसके अलावा मेक हाइपोथेसिस टेस्टिंग अनरिलायबल, अफेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियल इंटरवल को और प्रोड्यूस करता है मिसलीडिंग कंक्लूजन को। दीज आर द वेरी बेसिक थिंग जिनको आप लोग एक बार गो थ्रू करके समझ सकते हैं, ठीक है। एक चीज ये भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, आपका हेड्रियोसैडोसिटी का जो आपका कारण है वो क्या होता है। तो सबसे पहला लार्ज वेरिएशन इन डेटा, ठीक है। अगर डेटा के अंदर लार्ज वेरिएशन है तो ये एक बड़ा कारण होता है प्रेजेंस ऑफ आउटलायर, आउटलायर का मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज में क्रिएट द अनइक्वल एरर, ठीक है। इसके बाद मिसिंग वेरिएबल और इनकरेक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशंस, दीज आर द 4 बेसिक कॉजेस जो आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका डिडक्शन कैसे किया जाता है, तो आपका रेजिडुअल प्लॉट्स के लिए और स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स के थ्रू आप लोग इसका एक तरीके से डिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कोज्ड बाय द हेड्रोसैडोसिटी के लिए, तो ये आपको एक छोटा सा आर्टिकल है जिसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे जैसे अगर आप लोग रिड्यूस, यहाँ से इसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है रिग्रेशन का एक्यूरेसी, ये मेक करता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग अनरिलायबल को अफेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियल इंटरवल को, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है मिसलीडिंग कंक्लूजन। सेम चीजें हैं जो अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ी है, ठीक है ना। तो आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर
इन चीजों को डाल लेना, ठीक है। ये आपका मल्टी कोलिनियरिटी कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी है, ठीक है। मल्टी कोलिनियरिटी अकर व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसका मतलब सिंपल शब्दों में आप लोग कह सकते हैं, टू और मोर प्रेडिक्टर वेरिएबल प्रोवाइड ऑलमोस्ट द सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि आपके दो या दो से ज्यादा जो भी प्रेडिक्टर वेरिएबल है वो अगर ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, ये आपका मल्टीपल कोलिनियरिटी बन जाता है। अब मल्टीपल कोलिनियरिटी के कुछ कारण है, जैसे सिमिलर वेरिएबल, मैंने बताया ना आपके कोरिलेटेड वेरिएबल्स या सिमिलर वेरिएबल, ठीक है। आपका ड्राई वेरिएबल हो गया और स्मॉल डेटा सेट हो गया। ये कुछ बेसिक कारण, ज्यादा घुसिएगा मत इसके चक्कर में, क्यों कैसे कहां, क्योंकि सिर्फ एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से लेक्चर है, तो आपको क्या करना है, जस्ट एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से तैयार करना, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक ये भी है, प्रॉब्लम कोज्ड बाय द मल्टीपल कोलिनियरिटी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, जो आपका कोफिशिएंट अनस्टेबल हो जाता है, ये प्रोड्यूस करता है अनरिलायबल इंटरप्रिटेशन को, इंक्रीज करता है प्रेडिक्शन एरर को, मेक करता है इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को, ठीक है। दीज आर द बेसिक वेरी बेसिक टर्म्स जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं। डिडक्शन ऑफ द मल्टी कोलिनियरिटी, तो इसका जो आप लोग कॉमन मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक तो कोरिलेशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, आप वीआईएफ माने वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कोलिनियरिटी को डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके अलावा आपका सॉल्यूशन क्या रहता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका वन वेरिएबल को रिमूव करना, कॉमन वेरिएबल्स हैं, सॉरी आपके वेरिएबल्स को कंबाइन कर देना, आपको मोर डेटा को कलेक्ट करना और डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करना, ठीक है। दीज आर द वेरी वेरी बेसिक पॉइंट, इनको आपको माय डियर फ्रेंड्स क्या करना है, पढ़ना है, लर्न करना है। वैसे इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। आज की क्लास के अंदर दैट इज द क्लास नंबर 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका क्या था सर, आपका क्लास नंबर 1 था, जहां पर हमने प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को पढ़ा। अब इसके अलावा इसी यूनिट से जुड़ा हुआ एक और क्लास आपको कल हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, जहां पर हम आपके टेक्सचुअल एनालिटिक्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा सेशन, उम्मीद करता हूं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि आपको समझ में आया होगा, चीजें क्लियर रही होंगी और आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।